आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे हम बात करेंगे, जो ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कपल्स के लिए, जो भी निसंतान है उनके लिए बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है। जैसे कि यदि किसी कपल ने आईवीएफ करवाया, उन्होंने इमोशनली, फाइनेंशियली इन्वेस्ट होकर आईवीएफ करवाया, लेकिन अगर वो किसी कारण से सफल नहीं हुआ है, तो हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बिकॉज़ जब भी कोई कपल आईवीएफ करवाता है, तो वो फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो अपना टाइम निकाल के उस चीज़ में देते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है कि नाउ दे आर अंडरगोइंग मेजर ट्रीटमेंट, जिसके बाद उन्हें प्रेगनेंसी होगा। तो एक जो आस जुड़ती है, अगर वो किसी कारण से टूट जाए, तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तो जो भी हम कभी भी आईवीएफ करवाते हैं, यदि कोई पिछला साइकिल अगर हुआ है, तो उसको हम एक नई शुरुआत की तरह भी देख सकते हैं। तो आज यही समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू होप आईवीएफ इंदौर। तो जब भी कोई पिछला साइकिल हुआ है, तो हम उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि कहीं पर अगर नहीं हुई हैं या उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं प्रीवियस साइकिल से, जो कि स्टडी करके नेक्स्ट साइकिल प्लान किया जा सकता है। जिसमें हमको बहुत शुरुआत से ही असेस करना पड़ता है फ्रॉम द डे 2 ऑफ योर पीरियड, कि वहाँ से कैसे शुरुआत हुई। तो ये जो पिछला साइकिल है, उसके बाद की हमारी स्थिति को हम एक नई शुरुआत की तरफ भी देख सकते हैं कि हम नाउ वी आर स्टार्टिंग with so many corrections from day 2। तो पिछले साइकिल में हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सी क्वालिटी के इंजेक्शंस जो आपको दिए गए थे, वो कौन सी क्वालिटी के थे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है। बिकॉज प्रोटोकॉल कई तरीके के होते हैं, जिसमें कई बार हम एक नंबर पे फोकस करते हैं, कई बार हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। तो विच प्रोटोकॉल यू हैव अंडरगॉन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डोज आपने कितना लिया है, कितने दिन का स्टिमुलेशन गया है, और उसके बाद जब अंडे निकाले गए हैं, जिस दिन एग रिट्रीवल हुआ है, उस दिन जो एग का क्वालिटी यानी ऊसाई क्वालिटी है वो कैसा था, कितने नंबर के एग्स निकले हैं। उसके बाद जो स्पर्म क्वालिटी उस दिन ली गई है वो किस तरीके की है, एम्ब्रियो जो बने वो कितने बने और उनका क्वालिटी कैसा था। एक तो ये असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो आपने हॉस्पिटल या लैब का चुनाव किया है, वो आईवीएफ सेंटर में कितना इक्विप्ड लैब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एम्ब्रियो कल्चर लैब में ही होता है, तो लैब के कल्चर कंडीशंस कैसे हैं, वो कौन सा मीडिया, कौन से डिस्पोजेबल, क्या क्वालिटी यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना जरूरी है। इसके बाद जब आपका सोनोग्राफी आपको क्या बताता है, कहीं उसमें कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स तो नहीं है, एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस के कोई फैक्टर्स तो नहीं है, एंडोमेट्रियम कितना था इम्प्लांटेशन के लिए, कम तो नहीं था, या उसमें वैस्कुलरिटी किस तरीके की थी, कोई सेप्टम, झिरी, पॉलिप, अडेशंस तो नहीं है। तो ये सारा चेक करके देन वी कैन प्लान कि हम इन चीजों को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम शुरुआत से बात करें, तो हम अगर प्रोटोकॉल हमने लिया है नंबर को फोकस करते हुए, तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल वी कैन फोकस ऑन द क्वालिटी, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी oocytes। एक चीज। दूसरा, एम्ब्रियोज अगर पिछली बार आपका डे 3 ट्रांसफर हुआ है, यू कैन गो फॉर अ डे 5 ट्रांसफर विच इज ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, जिसका रिजल्ट इज बेटर देन डे 3 ट्रांसफर। अगर पिछला फ्रेश ट्रांसफर हुआ है, दैट मीन सेम साइकिल ट्रांसफर हुआ है, जैसे डे 2 से आपको इंजेक्शन लगना स्टार्ट हुए, 10-12 दिन इंजेक्शन लगे, उसके बाद उस सेम साइकिल में तीसरे 5वें दिन आपका ट्रांसफर हुआ है, तो नेक्स्ट साइकिल यू कैन गो फॉर अ फ्रीज ट्रांसफर विच कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट इन नेक्स्ट साइकिल। फ्रीज ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, सेम साइकिल में ट्रांसफर करने के बजाय जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको हम फ्रीज कर देते हैं, और महिला को एक पीरियड आ जाता है, हार्मोन लेवल नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और नेक्स्ट साइकिल ट्रांसफर करने से बेटर रिजल्ट आता है। उसका एक कारण ये है कि जो नेचुरली कंसीव करते हैं, हर महिला एक सिंगल एग से सिंगल बच्चा कंसीव करती है, तो जो एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की जो परत रहती है, वो एक अंडे के लिए रेडी होती है। बट आईवीएफ में हम जितने सारे एग्स हैं वो टारगेट करते हैं। उसका रीजन ये है कि जितने नंबर ऑफ एग्स होंगे, उतने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज होंगे, उतना बेटर सिलेक्शन होगा, विच इज द बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो वो ट्रांसफर होगा। इतने सारे जब एग्स रहते हैं तो हार्मोन शूट अप होते हैं, तो कई बार एंडोमेट्रियम और भ्रूण की सिंक्रोनाइजेशन से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, जो सुप्राफिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ हार्मोन्स रहते हैं। तो दैट इज व्हाई फ्रीज ट्रांसफर गिव्स अ बेटर रिजल्ट इन दीज केसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट समझने की चीज है कि फ्रेश ट्रांसफर लेना है कि फ्रीज ट्रांसफर, एक ये चीज है। उसके अलावा अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है या कहीं पर कोई ट्यूब में पानी पस या कुछ भी भरा हुआ है, तो उसको ऑपरेट करवाना बहुत जरूरी है बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफर, बिकॉज ये सब टॉक्सिक मटेरियल्स हैं टू दी एम्ब्रियोज। अगर इसका
का एक ड्रॉप भी एम्ब्रियो के पास जाता है तो वो उसके लिए डैमेजिंग हो सकता है, तो ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस कुछ ऐसा अगर मेंशन किया है आपके स्कैन में, तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसको डाउन रेगुलेट करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यदि जैसे मैंने बात करी कोई झिरी है, एडेशंस है, इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी अगर लग रही है, एंडोमेट्राइटिस है, दैट शुड बी करेक्टेड बिफोर हैंड। मेरे ही एक पेशेंट में हमने 6 मंथ्स वेट करके देन वेंट अहेड फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर बिकॉज शी हैज बीन एडवाइज्ड 6 मंथ्स AKT ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो वो करेक्शन इज इम्पोर्टेंट बिफोर ट्रांसफर। तो जल्दी नहीं करना है, सब कुछ देख के ही भ्रूण ट्रांसफर प्लान करना है। इसके अलावा यदि महिला में ऐसी कोई समस्या है जैसे ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें कई बार ऐसी एंटीबॉडीज जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, वायरस बैक्टीरिया से बचाने के लिए, कई बार अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करती हैं, तो वो एम्ब्रियो या फीटस को फॉरेन मटेरियल कंसिडर करती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमको उसको टेक केयर करना पड़ता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ। या फिर यदि महिला में एप्ला सिंड्रोम या खून गाढ़ा होने की समस्या है तो हम कुछ ऐसे इंजेक्शंस या टैबलेट्स देते हैं जिससे कि जो ब्लड थिनर्स होते हैं, जिससे कि खून पतला किया जा सकता है, सो दैट जो सप्लाई है जो बच्चे को जा रही है माँ से, वो रुके नहीं, वो लगातार बच्चे को मिले और वो पनपता जाए आगे की ओर। तो ये सारे करेक्शंस हैं जो किए जा सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना कि अगर मल्टीपल फेलियर्स हुए, सपोज कई बार पेशेंट्स 1 IVF, 2 IVF, 3 IVF, कई बार 5-6 IVF करा के भी आते हैं, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है कि मल्टीपल फेलियर्स हैं, तो एक इम्प्लांटेशन विंडो जरूर असेस की जा सकती है कि उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे यानी एरा टेस्ट, कि कब बेस्ट टाइम है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, वो भी प्लान किया जा सकता है। और एरा के द्वारा भी हम ये प्लान कर सकते हैं कि वो इम्प्लांटेशन विंडो कब है, वो हमको टाइम देते हैं कि इस टाइम पे ट्रांसफर करने हैं, देन वी प्लान एन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो भी मेडिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं वो लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है, उसको जरूर से लेना है, किसी भी इन्फेक्शन से बचना है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। और ये सारी चीजें करेक्शन के बाद देन अगेन यू कैन प्लान नेक्स्ट साइकिल आफ्टर अ थोरो डिस्कशन कि प्रीवियस साइकिल और इस साइकिल में क्या फर्क रहेगा, क्या क्या करेक्शंस रहेंगी। जैसे एक और एडवांस टेक्निक है लेजर असिस्टेड हैचिंग विच कैन ऑल्सो बी यूज इन नेक्स्ट साइकिल। अगर प्रीवियस में फेलियर है तो नेक्स्ट टाइम लेजर असिस्टेड हैचिंग भी यूज किया जा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भ्रूण होता है उसके बाहर का जो जोना होता है, जो उसको हम एक लेजर शॉट के द्वारा पतला कर देते हैं अगर प्रीवियस फेलियर्स की हिस्ट्री है तो ताकि एम्ब्रियो निकल के आसानी से इम्प्लांट हो सके। तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज। सो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, मल्टीपल एडवांसमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल नाउअडेज। इंपॉर्टेंट है कि आप एक पूरा एक थोरो डिस्कशन करें विद योर कंसल्टेंट डॉक्टर, समझने के लिए कि क्या क्या चीजों में करेक्शन पॉसिबल है, क्या क्या हम करेक्शन करके कितना % ऑफ सक्सेस रेट हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम संतान प्राप्ति के लिए आगे जा सकते हैं। थैंक यू।